इजी फॉर्म में सप्लाई कर सकते थे। इंडस्ट्री ने अपना फाइनल। हाँ बच्चे बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्टेड यू। बोलो मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, मैं भाई बच्चों देखो, आप ना अपना जो रोल नंबर लिखते हो उसके आगे अपना ना नाम लिखने के बाद नाम जरूर लिख दिया करो, ठीक है, अपने रोल नंबर के सामने, ताकि ये पता लग जाए ना कि सिविल ए से सिविल बी से कौन सा बच्चा है, थोड़ा आसानी रहती है अटेंडेंस लगाने में, ठीक है। चलिए नाउ आई एम स्टार्टिंग। ऑलमोस्ट आ चुके हैं बच्चे, ओके समीना, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज रेलवे सर्वे। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करने वाले, पहले हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि रेलवे क्या है। रेलवे अभी तो जस्ट एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन कि रेलवे डिपार्टमेंट में हमने 9 जोन्स में उसको पूरा डिपार्टमेंट को डिवाइड किया था स्टार्टिंग में। रेलवे इंजीनियरिंग क्या होती है, देन हम लोगों ने स्टडी किया था सिस्टम ऑफ रेलवेज कौन कौन से है। वो स्टडी करने के बाद हमने एडवांटेजेस स्टडी करी थी रेलवेज की। देन फीचर्स ऑफ इंडियन रेलवेज क्या थे, बस एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया था। बोगी कोच क्या होता है, उसका डिफरेंस। देन रेलवे का कंसेप्ट आया कहाँ से, ट्रामवे से आया, उसको स्टडी किया था। आगे जो हमारा आता है दैट इज रेलवे सर्वे। रेलवे सर्वे देखो ऐसा है, हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम कोई भी काम तब तक शुरू नहीं करते हैं जब तक हम लोगों के पास एक प्रॉपर मतलब उस जगह की इंफॉर्मेशन ना हो, और वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम उस जगह का प्रॉपर सर्वे ना कर लें, और तब तक हमारा काम बिगिन नहीं होता। हमें प्रॉपर वहाँ पे जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वहाँ पे लाइक वहाँ का वाटर लेवल क्या है, एरिया कैसा है, टेरेन कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, हम पूरा उसको गो थ्रू करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन अटेन करते हैं, उस एरिया के मैप्स अटेन करते हैं, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ये सब डाटा हमें पूरा चाहिए रहता है। और देन हम डिटेल सर्वे करते हैं, हम देन प्रॉपर इन डिटेल जाते हैं। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ रेलवे सर्वे की, हमें रेलवे में क्या करना होता है, ट्रैक बिछाना होता है। ट्रैक बिछाने क्यों है, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना है, ट्रेन को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे शॉर्टेस्ट रूट पे पहुंचाना है। तो रेलवे में क्या है, हमें उस ट्रैक को बिछाने के लिए उसकी ऑप्टिमम पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो रेलवे सर्वे क्यों यूज करते हैं, टू गेट द ऑप्टिमम पोजीशन। हमें क्यों करना होता है रेलवे सर्वे, हमें बिल्कुल एक क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमम पोजीशन चाहिए होती है। किसके लिए, रेलवे रूट के लिए। किसके लिए चाहिए होती है, रेलवे रूट के लिए। बिफोर लेइंग मतलब सीधा ऐसे नहीं है कि हमने जाके सीधा ट्रैक काम शुरू कर दिया, नहीं। हमें पहले क्या करना रहता है, प्रॉपर सर्वे करना रहता है, ठीक है, बिफोर लेइंग। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेलवे सर्वे कह देते हैं। हम ग्राउंड पे सीधा जाके काम करना शुरू नहीं कर देंगे, हमें पहले पूरी वहाँ की एक इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, वो अटेन करेंगे। And then before laying is called railway survey on the ground, and giving direction to the railway track is only possible through operation of railway survey। और ये किससे पॉसिबल है, जब तक हम रेलवे सर्वे कंडक्ट नहीं करेंगे। बाद में and then sorry for the interruption। The location of this track is also called alignment of the track। हमें जहाँ पे जिस लोकेशन पे हमें अपना ट्रैक को बिछाना है, लोकेट करना है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक बोल देते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है, किस में डिवाइड किया जाता है, हम इसको इस अलाइनमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं। अलाइनमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक को हम डिवाइड करते हैं 2 कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड देन सेकंड कंपोनेंट जो हमारे पास होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है। मेन चीज क्या है, हम क्यों कर रहे हैं रेलवे सर्वे,
ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ऑप्टिमम पोजीशन आ जाए किसकी, रेलवे रूट की। काम शुरू करने से पहले हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो, हमें पता हो कि हाँ फाइनल कौन से रूट पे हमें अपना ट्रैक बिछाना है, ठीक है। एंड इस ये जो लोकेशन ऑफ ट्रैक है ये किस पे मतलब है, इसको और क्या बोला जाता है, लोकेशन ऑफ ट्रैक को अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक बोला जाता है। और ये जो हमारी अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक होती है किन दो कंपोनेंट्स पे मेनली डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। आप लोग सर्वे पूरा स्टडी करके आए हैं, आप लोगों ने वहां पर भी स्टडी किया होगा कर्व्स वगैरह में कि व्हाट आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट आर वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्टडी करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसमें स्ट्रेट पाथ, विड्थ, कर्व, ठीक है, कर्व किसमें बेसिकली विड्थ के डायरेक्शन में। बेसिकली अगर मैं प्लान की बात करूँ, अगर हम प्लान में अगर देखें तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मतलब बेसिकली स्ट्रेट व्यू जो टॉप व्यू में अगर देखा जाए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे अगर कोई हॉरिजॉन्टली अगर कोई कर्व आ रही है साइड से, रास्ता इधर चलेगा तो स्ट्रेट, ठीक है, हम उसको यहाँ पर कोई डेविएशन हो रही है हमारे रूट में, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं, जहाँ पे हमारा ग्रेडियंट वेरी कर रहा होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिर्फ एक ब्रिज का एग्जांपल दूं, जैसे क्या होता है अगर हम पहले एक लोअर लेवल पे देन अगर ब्रिज शुरू हो रहा है देन उसका एक सर्टेन ग्रेडियंट इंक्रीज होना शुरू हो गया, देन आप सर्टेन लेवल पे हो, देन उसके बाद फॉल डाउन होता है। ये क्या होता है, जो हमारा वर्टिकल प्रोफाइल में हम देखते हैं जो राइज एंड फॉल, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँ, मतलब सीधा रास्ता मतलब जो हमें प्लान में दिख रहा है, स्ट्रेट पाथ से हम यहाँ पे उसकी विड्थ वेरी कर गई, या फिर सडनली क्या हो गया, एक सर्टेन एंगल पे वहाँ पे कर्व आ गया, वो हमारे क्या हो गए, ये दो कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स। इन दो कंपोनेंट्स को हम लोग माइंड में रखते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट अभी कि सर्वे क्यों कर रहे हैं, रेलवे सर्वे, इसमें किसी को कोई डाउट? मैम आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में क्या बता रहे थे मैम? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में बता रही थी कि दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जब भी हम अपने ट्रैक को मतलब कंसीडर कर रहे हैं सर्वे के लिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन से हैं, अगर मैं टॉप से देखूं अपने रास्ते को, ठीक है, मतलब हमारा जो पाथ है वो कैसा है, अगर सीधा रास्ता जा रहा था, सीधे से सडन टर्न आ गया, उस रास्ते की चौड़ाई बड़ी हो गई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में आते हैं। मतलब एक सर्टन मतलब अगर सीधा रास्ता जाते हैं, कर्व एंगल आ गया, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब अगर प्लान में हम चेंज देखें, टॉप व्यू से अगर देखो सीधा रास्ता देन टर्न। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, जब हमारा राइज और फॉल, ठीक है, मतलब अभी तक आप मतलब मान लो सीधा अगर ब्रिज शुरू होने वाला है, ठीक है, तो ब्रिज एकदम से तो नहीं शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, आप अगर एक सर्टेन लेवल पे चल रहे थे एंड देन क्या होगा, आप धीरे धीरे उसका क्या होता जाएगा, एक अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी, तो उसमें ग्रेडियंट आता जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं स्टडी अगर देखा जाए तो, कि अगर ये एक स्ट्रेट रूट आ रहा है, आगे एक सर्टेन राइज आ रहा है, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उसका लेवल ऐसे बढ़ाते जाते हैं। देन अगर वो सर्टेन राइज पे, देन उसके बाद अगर उसमें फॉल आना शुरू है, मतलब वर्टिकल प्रोफाइल अगर किसी रूट की देख रहे हैं, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। और यही अगर मैं बात करूँ टॉप व्यू से, अगर मैं देखूँ सीधा रास्ता जा रहा था, ठीक है, सीधा रास्ता जाते ही एक सर्टेन क्या हो गया, यहाँ पे कर्व आ गया रास्ते में, तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब अगर हम उसको टॉप में देखें और एक अगर वर्टिकल का सेक्शन देखें, तो ग्रेडियंट्स को स्टडी करते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स चेंजेस इन वर्टिकल कर्व्स एंड ग्रेडियंट्स। मैंने आपको बताया राइज और फॉल, उसको हम स्टडी करते हैं रूट के लिए। बोथ दीज कंपोनेंट्स प्ले वाइटल रोल व्हाइल असर्टिंग ऑप्टिमम रेलवे ट्रैक। ये दो कंपोनेंट्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जब भी हम डिसाइड करते हैं कि हमारे उस ट्रैक की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, या फिर उस ट्रैक की लोकेशन क्या होनी चाहिए। अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक क्या है, उसको हम लोकेशन ऑफ ट्रैक भी बोलते हैं। While determining the alignment of railway track, every care should be taken and number of factors relating to setting out alignment should carefully study। हम हर एक फैक्टर को स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हमारे रेलवे रूट को अफेक्ट करते हैं हम सबको स्टडी करते हैं।
ठीक है। हल्की सी भी कोई भी गलती अगर हो जाएगी रेलवे अलाइनमेंट के, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। देखो इतना पैसा लगता है सरकार का इनके प्रोजेक्ट्स में, कहीं पर भी कोई गलती हो जाती है, इट कुड लीड टू एक्सीडेंट्स, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, हमारे यहाँ पे लगता है कुछ अनइकोनॉमिकल वर्क हो गया, मेंटेनेंस बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। और जो ऑलरेडी पैसा अगर किसी गलती के ऊपर लगे तो ऑब्वियसली हमारा कुछ पैसा हमने लगाया है, अगर हमें लगता है बाद में लगता है कि ये तो इकोनॉमिकल ट्रैक नहीं था, ठीक है, अनइकोनॉमिकल था, मतलब यहाँ पे ज्यादा रास्ते या फिर ज्यादा स्टेशन कवर नहीं हो रहे हैं, लोग ज्यादा इस रूट पे नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी स्टडी करते हैं कितना ट्रैफिक रहने वाला है उस रूट पे, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हमें रेलवे ट्रैक बिछाने से पहले एक डिटेल सर्वे करना रहता है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो पैसा लगाया हुआ होगा उस काम के ऊपर वो सारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा ओवरऑल। आगे क्या बोल रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट वंस द ट्रैक इज कंस्ट्रक्टेड इट इज इम्पॉसिबल टू ऑल्टर द ट्रैक। अब एक बार जो काम कर दिया है उसके बाद उसको ऑल्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमारी होती है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। बच्चे किसी को कुछ कहना है? नो मैम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेलवे रूट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेलवे रूट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसको बिछाने से पहले हम क्या क्या चीजें दिमाग में लेकर चलेंगे व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेलवे रूट, या फिर उसकी अलाइनमेंट को डिसाइड करेंगे। It is kept in mind that it should be straight between two terminal station। हमेशा हम दिमाग में, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दिमाग में रखनी है कि इट शुड बी स्ट्रेट। जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है वो दिमाग में ये रखना होता है, अगर दो टर्मिनल स्टेशन हैं उसके बीच में हमें ट्राई करना है कि हमारा रेलवे रूट हो सके, जितना पॉसिबल हो सके जो रास्ता रहे स्ट्रेट रहे, ठीक है। और ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, टोपोग्राफिकल डाटा जो होता है वेरी कर जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो दो टर्मिनल स्टेशन के बीच में जो रूट रहे वो क्या हो, स्ट्रेट हो, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ अवेलेबल ऑफ टोपोग्राफिकल कंडीशन। डिपेंड करता है ना रीजन कैसा है। हिली एरिया में तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ ना कि सीधा ही स्ट्रेट रास्ता रहे, नॉट पॉसिबल। वहाँ पे तो आपको कर्व्स भी आएंगे, आपको सेफ्टी के हिसाब से वहाँ पे ट्रैक रखना रहेगा, मेंटेन करना रहेगा। और क्या हमें इसमें दिमाग में ध्यान में रखना होता है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को, ग्रेडियंट्स को, स्टीप ग्रेडियंट्स को दिमाग में रखना होता है, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स को दिमाग में लेकर हम लोग को क्या डिसाइड करने होते हैं कि रेलवे रूट हमारा कहाँ पे कितना इकोनॉमिकल बना सकते हैं कब। तो यहाँ पे इसमें हम स्टडी करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस रेलवे रूट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। Construction problem, etc. It is observed that the route which is most economical in initial cost does not prove economical in operation. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस लाइन का मतलब समझाऊँ तो हमें ये लगा कि अच्छा एक हमें रूट मिला है जो कि सीधा है, काफी इकोनॉमिकल। बच्चे अपने आप को प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में लग सकता है कि वो एक रूट हमें स्ट्रेट मिला है, इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। लेकिन मीनवाइल क्या होता है, अगर मानो बाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, अच्छा ये सीधा रूट है, इकोनॉमिकल रहेगा, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, कोई स्ट्रीम आ रही है या फिर बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाए। मान लो बीच में कोई रिवर आ रहा है तो हमें उसके ऊपर ओवर ब्रिज बनाना रहेगा, ठीक है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई। या फिर अगर मैं बोलूँ कि हमें स्ट्रेट रूट तो मिल रहा था लेकिन बीच में कोई मंदिर आ रहा था, कोई ऑब्लिगेटरी पॉइंट आ रहा था, कोई रिलीजियस प्लेस आ रही है, कुछ जहाँ से मैं रास्ता नहीं निकाल सकती तो इसलिए मेरे को बाईपास करके जाना रहेगा। तो क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि स्ट्रेट ट्रैक ही आ जाए, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो हमने सोचा था कि इनिशियली कॉस्ट इफेक्टिव हो, बाद में वो हमें उतना ही महंगा पड़ सकता है। जगह जो जहाँ पे बीमारी ज्यादा होती है ये बाकी है। म्यूट कीजिए अपने आप को। तो ऐसे क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट मीट करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो मीट कर जाए कि हमारे पास ओवरऑल जो एंड में अलाइनमेंट बने वो क्या हो, थोड़ी इकोनॉमिक हो। अब जो मेन फैक्टर्स हैं जो हमें दिमाग में रखने होते हैं रेलवे अलाइनमेंट
फाइनल डिसाइड करने से पहले जो कौन कौन से होते हैं। बच्चे माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके बच्चे, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने होते हैं। पहला फैक्टर दैट इज रिलीजियस प्लेस। द ट्रैक विच इज टू बी डिटरमाइंड शुड नेवर क्रॉस थ्रू रिलीजियस बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। रेलवे ट्रैक के बीच में हमारा कोई रेलवे ट्रैक ऐसे बीच में नहीं क्रॉस करना चाहिए जो कि रिलीजियस प्लेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन पॉइंट बीच में आता है तो हमें अपने रेलवे ट्रैक को वहाँ से डेविएट करना रहता है, ठीक है। हमें वहाँ से अपना रेलवे ट्रैक क्या करना रहेगा, डेविएट करना रहेगा। रिलीजियस प्लेस के बीच में से हम नहीं निकाल सकते, उसको डिस्प्लेस तो कर नहीं सकते, वहाँ से हटा तो सकते नहीं है कि हमें रेलवे ट्रैक बनाना है। तो इन शॉर्ट हम अपना रास्ता वहाँ से बदल लेते हैं। तो हमें दिमाग में और क्या रखना होता है कि रिलीजियस प्लेस जहाँ पे भी हमें वहाँ से ट्रैक नहीं निकालना होता है, रेलवे ट्रैक वहाँ से नहीं निकालना। देन एरियाज ऑफ फ्लड, जो हमारी रेल अलाइनमेंट को फ्लड एरिया बहुत इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे बर्फ होती है, ऐसा अगर बर्फ पड़ेगी तो क्या होगा, हमारे रेलवे ट्रैक है वो क्या हो जाएंगे और उसके बीच में उसका ऑपरेशन रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, बर्फ इकट्ठा हो जाएगी तो ट्रेन स्मूथली वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगी। तो हमें रेल अलाइनमेंट में ये भी ध्यान देना होता है, जो फ्लड प्रोन एरिया होते हैं या फिर जहाँ पे बर्फ ज़्यादा होती है, जो उस अलाइनमेंट में से क्रॉस कर रहा था उस रीजन में, वहाँ पे जहाँ पे हमारे रेल ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम ऑपरेशन वगैरह में रही। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा ऐसी जगह पे जहाँ पे एरिया ऑफ फ्लड हो या फिर स्नोफॉल ज़्यादा होती हो, हम वहाँ पे अवॉइड करें या फिर कुछ ऐसा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखें कि मतलब मोस्टली ऐसे केसेस में क्या होता है, हम प्रेफर करते हैं टनल सेक्शन वगैरह रहते हैं जो कवर करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे फ्लड एरिया हम वहाँ पे भी ध्यान रखते हैं रेलवे अलाइनमेंट, या फिर जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ पे भी अपनी रेलवे अलाइनमेंट का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। कोई बताएगा, सर्वे में स्टडी करके आए हो, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? Can anyone tell me what are obligatory points? I'm asking you people only. किसी और से नहीं पूछ रही हूँ। Can anyone tell me what are obligatory points? सर्वे में पढ़े हैं? वो जो सोशल वाले सारे जो होते हैं, जैसे हमारे कोई और विलेज हो बताएगा? गया कोई। सौरभ के अलावा कोई और बताएगा? हाँ जी योगिता, आप बताओगे? मैं बताऊं? जी बताओ। मैम वो पॉइंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के बारे में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जहाँ से कहाँ से जाना चाहिए, किस रास्ते से जाना चाहिए और किससे नहीं। बिल्कुल सही। ऑब्लिगेटरी वो पॉइंट्स होते हैं गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ तो जिन पॉइंट्स में से हमें रास्ता निकालना है, कंपल्सरी पॉइंट्स, और ऐसे पॉइंट्स जहाँ से हमें रास्ता नहीं निकालना। तो वो दो पॉइंट्स जहाँ पे कंपल्सरी पॉइंट्स भी होते हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो किसी टाउन को लिंक करना ही करना है, ठीक है, या फिर किसी जगह को वहाँ पे कंपल्सरी करके लिंक करना ही करना है, तो वो मेन पॉइंट्स भी हो गए जहाँ से हमें रास्ता निकालना ही है, और कुछ ऐसे एरियाज भी हो गए जहाँ से हमें नहीं निकालना है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस का अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे टेम्पल है, वहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो अपना रूट,
ठीक है, वो भी ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स में आ जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ डिफेंस एरिया वगैरह हो गया, उसके बीच में से आप अपना रेलवे ट्रैक नहीं निकाल सकते हो, वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रेलवे अलाइनमेंट शुड बी डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू ऑफ सम ऑब्लिगेटरी पॉइंट। हमें ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए कि जिनकी इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस हो गया, इंटरमीडिएट टाउन्स हो गया, ठीक है, डिफेंस एरिया के बीच में से आप रेलवे रूट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, देन हमें क्या और रेलवे अलाइनमेंट को और डिसाइड करने के लिए हमें क्या दिमाग में रखना होता है, फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ क्या है। ठीक है, हम मतलब अगर हमने एक मिनट बच्चा, अगर ये लिंक ऑफ होता है तो प्लीज ज्वाइन कर लेना दोबारा। ठीक है, और अगर बात करें तो फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ की जो रूट है, इट शुड बी दैट इट विल इनकॉर्पोरेट फ्यूचर ग्रोथ। मतलब अगर हमने एक जगह पे ट्रैक बिछाया है, कल को फ्यूचर में अगर हमने अभी एक ट्रैक अगर अभी बिछाया है और बाद में अगर हमें लगता है कि हमें उसके कॉरेस्पॉन्ड और भी ट्रैक रूट्स चाहिए हमारे पास। हाँ जी बोलिए। बच्चे म्यूट करो अपने आप को। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इन फ्यूचर अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमें अगर और उसके कॉरेस्पॉन्ड हमें और भी रेल ट्रैक बिछाने पड़ जाते हैं, या फिर हमें अगर इनिशियली वो हमारा मीटर गेज में है, हमें उसको ब्रॉड गेज में करना पड़ जाए, ठीक है, तो हमें इन शॉर्ट हमें फ्यूचर ट्रैफिक को भी दिमाग में रखते हुए पहले से ही अपने ट्रैक को इस तरह से डिजाइन करना रहता है कि एक तो आसपास क्या हो, विसिनिटी में जगह भी अवेलेबल हो, ठीक है, और मतलब इस तरह से वो दो सिटीज को लिंक कर रहा हो कि वहाँ पे अगर इन केस फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ भी होती है तो वहाँ पे कनेक्टिविटी अटेन करी जा सके, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ। देन कम्स द ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन की अगर बात करें तो हमें क्या दिमाग में रखना होता है, ग्रेडियंट कितना रखना होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द रूट ऑफ द रेलवे while determining the alignment। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसको रेलवे अलाइनमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे अलाइनमेंट कवर ग्रेडियंट। ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या होता है, ग्रेडियंट हो गया, कर्व फैक्टर हो गया, ये सब चीजें आती हैं। और जो ग्रेडियंट होता है ना हमारा, हमें वो 3% से बिलो ही रखना होता है। इट शुड बी लाइक नॉर्मल क्राइटेरिया हमारा रहता है। और जो कर्व होती है, इट शुड बी ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेडिया। टोपोग्राफी की अगर बात करें, हमें ये भी दिमाग में रखनी रहती है that topography means the geographical conditions of the area where the railway should be aligned। कहाँ पे हमारा रेलवे ट्रैक अलाइन कैसे होना चाहिए, ठीक है, काफी सीरियस फैक्टर है ये जो हमें दिमाग में रख के चलना रहता है। मान लो हिली एरिया है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस दिमाग में रखेंगे। वैली है, माउंटेन एरिया है, तो इनको दिमाग में रखते हुए हम टोपोग्राफी ऑफ एरिया को दिमाग में रखते हुए अपनी अलाइनमेंट को डिसाइड करते हैं। Depending upon the conditions available in the region, any suitable alignment is adopted। किसी भी तरह की suitable alignment अडॉप्ट करी जा सकती है। जैसे कि मान लो माउंटेन एरिया है, वैली एरिया है, किस तरह का रास्ता वहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, zigzag हो गया, बाय स्विच बैक डेवलपमेंट हो गया, एंड स्पाइरल और लूप, डिपेंडिंग अपॉन हमारा रीजन कैसा है। बच्चे कुछ बच्चों का यहाँ पे जैसे ना अपना नेम नहीं है, अपना फोन के नाम पे रियलमी करके ऐसे अकाउंट बना रखा है, उनको एडमिट नहीं किया जाएगा। काइंडली आस्क देम टू चेंज द नेम। और क्या दिमाग में रखना होता है अलाइनमेंट को डिसाइड करने में, इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि क्या है, ओवरऑल कॉस्ट डिपेंड करती है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल की कॉस्ट, वो सब दिमाग में रखते हुए हम लोग अपनी अलाइनमेंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि हमारा बजट कितना है, हमें कहाँ से रूट निकालना चाहिए, लेंदी रूट तो नहीं पड़ रहा है। The best alignment would be one which gives maximum annual return। जहाँ से उनको maximum in return रेलवे को क्या जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो, रेलवे ज्यादा से ज्यादा कमा सके उस रूट से। It also includes that it should not involve in excessive cutting or embankment। ज्यादा कटिंग embankment ना करनी पड़ जाए, ये भी दिमाग में रखना होता है, क्योंकि अगर ज्यादा कटिंग या फिर embankment करनी पड़ जाएगी तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, बजट भी बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन
जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, काम क्या कर रहे हो, उसको सब कुछ दिमाग में लेकर हम लोग अगर अपना प्रॉपर एस्टिमेट लेकर चलते हैं. देन ड्रेनेज. A railway should always be away from those area which cause drainage problem. जहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे हम हमेशा क्या रखते हैं, अपने रेलवे रूट को दूर रखते हैं. बाउंड्रीज ऐसा है, हमें ये भी ध्यान रखना था कि हमारा रेलवे रूट जो है वो कंट्री की बाउंड्री से थोड़ा दूर ही रहे. ठीक है, किसी कंट्री की बाउंड्री के साथ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए और थोड़ा हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है मतलब इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर हमारा रेलवे ट्रैक जाना चाहिए. तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं अपना रेलवे रूट को डिसाइड, रेलवे ट्रैक को कह लो या फिर रेलवे रूट को, उसकी लोकेशन को डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये 9 पॉइंट्स रहते हैं. अगेन एक बार बोल देती हूँ कौन कौन से थे वो 9 पॉइंट्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रेलवे रूट को. पहला, रिलीजियस प्लेसेस था, धार्मिक स्थानों के बीच में से हमारा रेलवे ट्रैक नहीं जाना चाहिए. एरिया ऑफ फ्लड, स्नोफॉल जहाँ पे ज़्यादा होता है जो हमारे रेलवे ट्रैक को दिक्कत दे सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ से हमें अपना रेलवे ट्रैक दूर रखना चाहिए. ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो कंपल्सरी पॉइंट्स जहाँ से या तो हमें अपने रेलवे ट्रैक को लिंक करना ही करना है, जरूरी है, या फिर ऐसे वो पॉइंट्स जहाँ से हम अपना रेलवे ट्रैक नहीं निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे क्या था कि जैसे कि डिफेंस एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, हम वहाँ पे अपना रेलवे रूट नहीं निकाल सकते. और क्या था कि फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ, हमें इन फ्यूचर ये देख के चलना है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है या फिर हमें और ट्रैक की रिक्वायरमेंट है तो हम वो दिमाग में रखते हुए अपना ट्रैक अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं. ज्योमेट्रिक डिजाइन में इंक्लूड होते थे हमारे कर्व्स, ग्रेडियंट्स, ये हम इसमें डिजाइन क्राइटेरिया दिमाग में लेकर फिर कर्व वहाँ पे अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं. देन अगर बात करें टोपोग्राफी, जगह कैसी है, हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, कितना कटिंग कितना एम्बैकमेंट वहाँ पे करना पड़ सकता है, प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन के उस टेरेन में, वो दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं अपना ट्रैक अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं. देन कम इकोनॉमिक कंसिडरेशन था जिसमें हम अपने पूरा ओवरऑल इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल की कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट को दिमाग में रखते हुए कि कटिंग में मैकिंग में ज़्यादा पैसा ना लग जाए, हमारा बजट कितना है उसको दिमाग में रखते हुए हमारा रेलवे ट्रैक क्या होता है इन्फ्लुएंस होता है. देन आता है हमारा ड्रेनेज, जहाँ पर भी ड्रेनेज एरिया होता है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है ये एरिया, वहाँ से भी हम क्या करते हैं अपने रेलवे ट्रैक को दूर रखते हैं. और क्या था, 9th पॉइंट क्या था, बाउंड्रीज, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ उनकी मतलब बाउंड्रीज को ये इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, उनसे दूर ही होना चाहिए, हमारी इंटरनल बाउंड्रीज में से ही हमारे रेलवे ट्रैक निकलना चाहिए. यहाँ तक फैक्टर्स तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ एक बार दोबारा बताना मैम. फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ का क्या है, देखो एक तो अभी हम कर क्या रहे हैं, ट्रैक अलाइनमेंट एक जगह के डिसाइड कर रहे हैं. मान लो मैंने ऐसी जगह से अपना ट्रैक निकाल दिया, कल को मेरे को वहाँ पे एक्सपैंड करना पड़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाती है. पहली बात तो हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं उस ट्रैफिक रूट को कि मान लो कल को वहाँ से पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है, हमें उसके वहाँ पे ऑल्टरनेटिव रूट एक और लगाना. अभी मान लो सिंगल ट्रैक है, अगर हमें वहाँ पे डबल ट्रैक बिछाना पड़ जाता है कि साइमल्टेनियसली 2 ट्रेन निकल जाए, क्योंकि एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन में क्या है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप कर गई, आसपास रीजन में लोगों का एक शहर से दूसरे शहर में जाना बढ़ गया. लेकिन जब मैंने वो ट्रैक बनवाया था उस टाइम पे वहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं थी, वहाँ पे इतना आना जाना नहीं था. तो जब कभी हम एक सिंगल ट्रैक बनाते हैं, ठीक है, ऐसा है हम यहाँ पे ना 3 गेजेस भी स्टडी करते हैं. एक होता है नैरो गेज, ठीक है, देन हमारे पास आता है मीटर गेज. गेज क्या होता है वो बाद में बताऊंगी, अभी नेक्स्ट चैप्टर उसी के ऊपर आएगा तुम्हारा. ठीक है, गेज क्या होता है, बेसिकली 2 पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको गेज बोलते हैं. ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है. नैरो गेज पुराने जमाने में यूज होता था, ठीक है, मीटर गेज भी पहले यूज होता. अब क्या है, हमारे डिजाइन कंसिडरेशंस अलग हो चुकी है, तो हम ब्रॉड गेज प्रेफर करते हैं. तो उसको चेंज करना रहा फ्यूचर की कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए. तो कल को अगर मेरे को कोई भी ऑल्टरेशन वहाँ पे रूट पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है या फिर वहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, तो उस ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए अपनी ट्रैक अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में अगर मेरे को इस रेलवे ट्रैक जहाँ से ये निकल रहा है इसको डेवलप करना पड़ जाए, इसको इम्प्रूव करना पड़ जाए, तो क्या मेरे पास साइड बाय वहाँ पे जगह अवेलेबल है कि मैं इसको और एक्सपैंड कर सके. ठीक है, समझ आया अनिश? यस मैम आ गया.
और कोई इसमें कुछ पूछना चाहते हैं? 9 पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो? बच्चे जस्ट 1 मिनट रह गया इस लेक्चर का, ये एंड अप होने वाला है। एनी डाउट? नो मैम। ज्वाइन आगे इसको ज्वाइन करना ना, सेम लिंक को, ठीक है? मैम नेक्स्ट जो है हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि हमारा रेलवे सर्वे है कौन कौन से ट्रैक अलाइनमेंट के लिए।